ना ग्लव्स, ना सेफ्टी, ना ड्रग्स। बस एक छेनी हथौड़ा उठाकर एक डॉक्टर पूरी दुनिया का मानसिक संतुलन सही करने निकला था। मगर ये कोई भी नहीं सोच पाया कि उसका पैतरा हथौड़े से एक इंसान की खोपड़ी ठोकना होगा। लेकिन किसी ने भी इस बात पर आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उसकी खोपड़ी ठुकने के बाद एक आदमी मानो जैसे किसी आग बबूला गुसेल बैल से बदलकर एक मासूम फूल की कली बन जाता है। ये चमत्कार था डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन के हाथों में। एक ऐसा डॉक्टर जो अपने ऑफिस से नहीं बल्कि एक छोटी सी वैन से ऐसी सर्जरी परफॉर्म करता था जिससे एक इंसान का सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि उसका पूरा जीवन बदल जाता। एक कील को आपके दिमाग में ठोककर ये डॉक्टर आपके डिप्रेशन को भगाने का दावा करता था। और ये सर्जरी इतनी भयानक सर्जरी होने के बावजूद भी 40s के दशक में ये काफ़ी पॉपुलर थी। इनफैक्ट हज़ारों लोगों ने इस सर्जरी को अपनाया, मगर अफसोस वो अपने आप को कभी वापस नहीं अपना सके। तो फिर आखिर ये सर्जरी इतनी पॉपुलर कैसे बनी? क्यों लोगों ने एक छेनी हथौड़ा पर इतना विश्वास किया? और सबसे इंपॉर्टेंटली आज की तारीख में भी ये प्रोसीजर बैन क्यों नहीं है? ये है लोबोटमी, द सर्जरी दैट किल्ड योर ब्रेन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राज कालरा और लोबोटमी के इस दिल दहला देने वाले इतिहास की शुरुआत हम एक छोटे से केस से करते हैं। इमेजिन करिए कि आप एक ऐसे खानदान से हो जो एक देश के पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, इतना जुड़ा हुआ कि उन्हें अलग ही नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि आपके हाथ में बहुत पावर होगी, बेशुमार पावर। अब ये इमेजिन करिए कि आपका इतना बड़ा पावरफुल परिवार होने के बावजूद भी आपकी मानसिक सिचुएशन को ठीक करने के लिए किसी वैन में बैठे डॉक्टर को बुलाया जाता है। ये डॉक्टर आकर आपकी खोपड़ी में एक कील ठोकता है और ऑब्वियसली जब वो ऑपरेशन प्लान के हिसाब से नहीं जाता तो डॉक्टर का गला पकड़ने की जगह पर आपका परिवार आपको ही पकड़कर एक कमरे में बंद कर देता है। लोबोटमी के हजारों विक्टिम्स में से एक रोजमेरी केनेडी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे देश में गांधी परिवार है, वैसे ही अमेरिका में केनेडी परिवार है। ये वही केनेडीज है जिनके परिवार से अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट JFK बिलोंग करते थे। मगर प्रेसिडेंट बनने से करीब 2 दशक पहले ही इस परिवार में इतना बड़ा हादसा हुआ जिसकी खबर लोगों को अगले 40 साल तक नहीं लगी। दरअसल उनके परिवार के लोगों का ये कहना था कि जब JFK की बहन रोजमेरी 22 साल की हुई तब से वो बेहद गुस्सैल, चिड़चिड़ी और हैंडल करने में काफ़ी डिफिकल्ट हो चुकी थी। उन्होंने 1 साल तक बहुत कोशिश की कि उनका बर्ताव बदल सके, मगर ये उनकी फैमिली में किसी से भी नहीं हो पाया। इसलिए फाइनली नवंबर 1941 में डॉक्टर फ्रीमैन ने रोजमेरी के ब्रेन पर लोबोटमी सर्जरी की और इस सर्जरी के बाद वो कभी भी सेम नहीं रही, इस हद तक कि वो ना तो ढंग से चल पाती और ना ही ढंग से बोल पाती। लेकिन ये तो सिर्फ एक किस्सा है और डेटा के हिसाब से डॉक्टर फ्रीमैन ने करीब 3500 सर्जरी परफॉर्म की थी। और अगर एक इतने बड़े खानदान के मेंबर के साथ ये हो सकता है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी के लोगों के साथ क्या हुआ होगा। मगर अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये लोबोटमी है क्या और ये सर्जरी इतनी पॉपुलर क्यों थी? अगर देखा जाए तो लोबोटमी की शुरुआत इतनी कच्ची नहीं थी। इसका इन्वेंशन एंटोनी एगास मोनिज नाम के एक पोर्तुगीज न्यूरोलॉजिस्ट ने किया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया में काफ़ी सारे लोग मेंटली स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए डॉक्टर मोनिज का एम था कि वो कैसे लोगों की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सके। और वो कहते हैं ना, हर किसी चीज़ पॉपुलर होने के पीछे कोई एक रीज़न होता है। उसी तरह लोबोटमी प्रोसीजर आज हमें भले ही बेरहम और इनह्यूमन लग रहा होगा, मगर सच तो ये है कि ये सर्जरी एक्चुअली काम करती थी, क्योंकि ऑफकोर्स उस समय मेंटल हेल्थ की रिसर्च आज की तरह इतनी एडवांस नहीं थी। और आने वाले दशकों में लोबोटमी शब्द लोगों के दिलों में कितना कहर बरसाएगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। ये थोड़ा डार्क हो गया। तो एक फन फैक्ट ये है कि इस सर्जरी का ओरिजिनल नाम लोबोटमी नहीं, लिकोटमी था, क्योंकि इस सर्जरी को लिकोटम नाम के एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से परफॉर्म किया जाता था। लिकोटमी की अपनी इस इन्वेंशन के लिए डॉक्टर मोनिस को साल 1948 में एक नोबेल प्राइज भी मिला। इनफैक्ट ये सब डामाडोल होना तब शुरू हुआ जब डॉक्टर विलियम फ्रीमैन ने इस सर्जरी के ओरिजिनल क्रिएटर से इंप्रेस होकर पूरे प्रोसेस को अमेरिका में इंपोर्ट किया।
डॉक्टर फ्रीमैन पेशे से डॉक्टर तो थे मगर एक सर्जन नहीं, इसलिए उन्होंने अपने पार्टनर डॉक्टर जेम्स वॉट्स के साथ मिलकर इसे अमेरिका में परफॉर्म करते थे। मगर डॉक्टर फ्रीमैन को सर्जरी का टाइम लिमिट कुछ जम नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इतना दिमाग और समय लगाने से अच्छा क्यों ना एक झटपट सॉल्यूशन निकाला जाए। उन्होंने तुरंत वो खोज डाला और उनका ये झटपट तरीका था एक लंबी कील को आग के जरिए ठोकना और वहां से सामने वाले के फ्रंटल लोब हिस्से में होल कर देना। ये देखते ही उनका पार्टनर हाथ खड़े करके इतनी जल्दी भागा मानो किसी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया हो। अब पार्टनर नहीं हुआ तो क्या हुआ? डॉक्टर फ्रीमैन ने सोचा कि भाई इतने सालों का एक्सपीरियंस तो है ही मेरे पास, तो क्यों ना मैं ये खुद ही सर्जरीज परफॉर्म करना शुरू कर दूं। इतना सोचते ही उन्होंने अपना पूरा बोरिया बिस्तर उठाया और एक वैन में शिफ्ट कर दिया। सरप्राइजिंगली इनके प्रोसीजर का सक्सेस रेट 85% था। 85%। और ये आंकड़े शुरू में तो सबको बहुत पसंद आए, लेकिन जब हजारों सर्जरीज हो चुकी थी तब लोगों की बत्ती जली कि अगर सक्सेस रेट 85% है तो वहीं पर फैटेलिटी रेट या फिर फेलियर रेट 15% तो है ही। इसका मतलब डॉक्टर फ्रीमैन द्वारा की गई 3500 सर्जरीज में से 525 सर्जरीज तो फेल हुई और अनफॉर्चुनेटली वो लोग चल बसे। अब जाहिर सी बात है कि अगर इतने लोग इस तरह से मरने लगेंगे तो गवर्नमेंट और अथॉरिटीज की नज़र तो पड़ेगी ही ना। और वही हुआ। 1970 से आते आते सोवियत यूनियन से अमेरिका तक ऑलमोस्ट हर एक कंट्री ने इस सर्जरी पर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करके एक्शन लिए। मगर ताजुब की बात तो यह है कि यह सर्जरी टेक्निकली आज भी बैंड या फिर इलीगल नहीं है। इसे बस उस तरीके से यूज नहीं किया जाता जैसे आज से करीब 80 या 90 साल पहले ऑपरेट होते थे। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट को यह सर्जरी बैन या इलीगल कर देनी चाहिए थी या फिर एक कंट्रोल लोबोटोमी बिल्कुल जायज़ है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको लोबोटोमी के बारे कुछ और पता है तो वो भी हमें कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।